ओके, तो जो हमारा लास्ट पार्ट था वो था इस चैप्टर का पार्ट 1, द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 1। वैसे अगर हम नई किताब की बात करते हैं जो इस साल नई बुक आई है, उसका जो पहला चैप्टर है दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, वो यहीं से शुरू हो रहा है। मतलब जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर समझाया था वो पुराने वाले एनसीईआरटी का पार्ट 1 है। ठीक है, नई एनसीईआरटी में चैप्टर ही यहीं से शुरू हो रहे हैं। तो हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एग्जैक्टली है क्या। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कितने डाइवर्स या कितने वेराइटी के ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर मैं इतना सा एरिया देखती हूँ तो हो सकता है मुझे 3 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले। जैसे जैसे मैंने एरिया बढ़ाया हो सकता है मेरे को 4 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले, और एरिया बढ़ाऊंगी तो हो सकता है मेरे को 8 तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले। इसका मतलब जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते हो वैसे वैसे आपको नंबर या फिर टाइप या फिर वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, रिचनेस इंक्रीज हो जाती है। अगर हम पूरे धरती की बात करें तो हमने लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीसीज को नोन कर लिया और डिस्क्राइब कर दिया प्रॉपर किताबों के अंदर। ठीक है, एक टर्म यहाँ पे दे रखा है दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बोलता है कि कितने नंबर में और कितने टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पे है। बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब टाइप या फिर नंबर। तो हमको कितने नंबर में या कितने टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पे मिलते हैं, उसी को आप बोलते हो बायोडाइवर्सिटी। इस पूरे एग्जाम पैराग्राफ से आपको 2 बातें याद करनी है। पहले बायोडायवर्सिटी 2 चीज़ों को कवर कर रहा है, पहला नंबर और दूसरा टाइप। और एक डेटा याद करना है कि पूरे धरती पे हमने कितनों को जान लिया और कितनों को डिस्क्राइब कर दिया है, दैट इज़ 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़। ठीक है? इसमें से 1.25 मिलियन एनिमल्स है और 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स है। ठीक? अगला ये वाला पैराग्राफ जो है, ये पैराग्राफ क्या बोलता है, क्योंकि अब हमारे पास में इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स मिलियंस के अंदर है, ठीक है, तो हर एरिया के अंदर हर प्लांट या एनिमल का कोई ना कोई लोकल नाम हो सकता है। ठीक है, अब इतने सारे एरियाज है तो इतने सारे लोकल नेम हो जाएंगे, और लोकल नेम जगह जगह से वेरी करते हैं। तो अगर इतने सारे लोकल नेम हो गए कंट्री के अंदर ही, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा अगर कोई भी बंदा उसको पढ़ने बैठता है तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, हमको एक स्टैंडर्ड तरीका बनाना पड़ेगा, ताकि हम एक ऐसा नाम दे दें किसी भी प्लांट या एनिमल को जो पूरे वर्ल्ड वाइड जाना जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोकल नेम तो वेरी कर रहे हैं, अगर ये वेरी करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आलू है, आलू को हम यहाँ पे आलू बोल रहे हैं, मुंबई में उसको बटाटा बोलते हैं। अब आप किसी भी रैंडम आदमी को, साइंस के बंदे को बोलोगे कि बटाटा क्या है, उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आपको कोई भी एनिमल का या कोई भी प्लांट का नाम अगर स्टैंडर्ड कर दिया जाएगा तो कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो फिर इस पैराग्राफ के अंदर आगे क्या बात दे रखी है, ये ऐसे बोल रहा है कि हमको एक स्टैंडर्ड तरीका बनाना पड़ेगा नामकरण करने का किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसको हमने बोला नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना, सीधा का साधा, कि एक ऐसा नाम दे दो जिसको पूरे वर्ल्ड में उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि है तुम्हारा मैंगो, मैंगो का नाम जो है साइंटिफिक वो है मेंजीफेरा इंडिका। तो पूरे वर्ल्ड वाइड कोई भी साइंस का जो बंदा होगा वो उसको मेंजीफेरा इंडिका ही बोलेगा। ठीक है, इसका मतलब एक स्टैंडर्ड नाम दे दो, अगर वो नाम किसी को भी दिया जाए तो सब उसको पहचानेंगे कि हाँ भाई मेंजीफेरा इंडिका तो आम ही है और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, तो नोमेनक्लेचर से पहले आपको एक और स्टेप करेगा एंड दैट स्टेप करना पड़ेगा, दैट वुड बी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के बाद में आप उसका नामकरण करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन आपका पहला साइंटिफिक स्टेप बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको धरती पे मिलता है तो सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करते हो बेटा जी कि वो एग्जैक्टली है क्या। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला साइंटिफिक स्टेप है। आपको पता लग गया कि वो एग्जैक्टली क्या है, फिर आप उसका नामकरण करते हैं, दैट वुड बी द सेकेंड स्टेप, वो नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक, अब ये जो आपने नामकरण किया है, क्या ये ऐसे ही हो जाएगा या इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है? तो कुछ साइंटिफिक नेम देने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ क्राइटेरिया या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और वो फॉलो करने के लिए हम लोगों ने कुछ सेट ऑफ क्राइटेरिया या प्रिंसिपल्स बना रखे हैं। ठीक, तो अगर बॉटनी है या फिर कोई प्लांट है तो उसके लिए जो कोड हम फॉलो करते हैं दैट इज आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और अगर कोई एनिमल का नामकरण करना है तो एनिमल टेक्सोनॉमी जो है उन्होंने बनाया है ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इन दोनों कोड का ये मेन एम है कि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो वर्ल्ड वाइड, उसके हजार नाम नहीं होने चाहिए, उसका सिर्फ एक ही स्पेसिफिक नाम होना चाहिए और हर कोई उसको उसी नाम से जानेगा। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है, आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया,
आपने नोमेनक्लेचर कर लिया, पर ये दोनों करने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया, आइडेंटिफिकेशन, दूसरा स्टेप क्या बताया, नोमेनक्लेचर। पर इस पहले स्टेप से भी पहले एक नॉन साइंटिफिक स्टेप चलता है जिसको आप बोलते हो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन हो गया पहला स्टेप, नोमेनक्लेचर हो गया सेकंड स्टेप। पर आइडेंटिफिकेशन से पहले भी एक नॉन साइंटिफिक स्टेप हम करते हैं, दैट इज कैरेक्टराइजेशन या डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मिला, आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हो, आप उसके कैरेक्टर लिखते हो कि हाँ भाई इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, जो कि आपका पहला साइंटिफिक स्टेप बन जाता है। और आइडेंटिफिकेशन के बाद में आप उसका नोमेनक्लेचर करोगे, और नोमेनक्लेचर के बाद में आप उसका क्लासिफिकेशन करते हो। दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, साइंटिफिक स्टेप अगर वो बोलता है तो पहला साइंटिफिक स्टेप हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, और अगर वो पूछे व्हाट इज द फर्स्ट नॉन साइंटिफिक स्टेप तो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो। ठीक है, चलिए अब बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने कुछ प्रिंसिपल है जो एक्सेप्ट कर रखे हैं अगर आपको कोई भी साइंटिफिक नेम देना है तो। ठीक है, जो प्रिंसिपल या जो नोमेनक्लेचर का तरीका हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इट वाज प्रपोज्ड बाय कैस्पर बोहिन एंड इट वाज गिवन बाय कैरलस लीनियस। ठीक है, कैरलस लीनियस को ही इसीलिए हम लोग फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। देखिए आपकी बुक में कैस्पर बोहिन का नाम नहीं है, आपको कुछ पुराने पीवाईक्यू मिलेंगे जिसके अंदर एक वर्ड यूज कर रखा होगा और वो वर्ड होगा प्रपोज्ड। तो अगर प्रपोज्ड शब्द आता है तो कैस्पर बोहिन जा सकता है, क्योंकि इन्होंने ही प्रपोज करा था। प्रपोज करने का मतलब इन्होंने आके बोल दिया कि आज से ना जब भी अगर किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाएगा उसके दो शब्द होंगे। ठीक, ये बोल के भाई साहब चले गए। ठीक, फिर आए तुम्हारे कैरलस लीनियस, और कैरलस लीनियस ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे प्लांट के मतलब नंबर्स थाउजेंड्स के अंदर उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के नाम दिए और दो वर्ड के नाम दिए। तो इसीलिए हम कैरलस लीनियस को बोलते हैं फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मतलब टू, इसका मतलब एक साइंटिफिक नेम के दो शब्द होंगे। ठीक, पहला जो शब्द होगा उसको आप बोलोगे जेनेरिक नेम, और जो दूसरा शब्द होगा उसको आप बोलोगे स्पेसिफिक नेम या फिर स्पीसीज नेम या फिर स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं। इधर दे रखा है मेंजीफेरा इंडिका, इसके दो शब्द है, मेंजीफेरा और इंडिका। ये जो पहला वाला शब्द है इसको आप बोलते हो जीनस का नाम, दूसरे वाले को आप बोलते हो स्पीशीज का नाम। ठीक, अब कुछ रूल्स है जो हमको फॉलो करना है अगर मैं इस तरीके से नाम लिखती हूँ। तो पहला, सारे बायोलॉजिकल नेम जो है वो लैटिन में होते हैं, जनरली दे आर इन लैटिन। ठीक है, और उनको लैटिनाइज्ड ही हम करेंगे चाहे वो उनका ओरिजिन कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। अगर कोई डेड भाषा से हम कोई भी काम कर रहे हैं तो फायदा ये होता है कि अब उसमें बदलाव नहीं होगा। अगर बदलाव नहीं होगा तो अगेन कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अगर आप कोई लिविंग भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो लिविंग भाषा तो बार बार बदल रही है। जैसे अंग्रेजी की बात करो, इंग्लिश में रोज नया शब्द आ रहा है। ठीक है, अब रोज नया शब्द आ रहा है तो हमारे जैसे लोगों को समझ में नहीं आती है पहली बात। ठीक, तो इतने सारे शब्द एक साथ में याद होते नहीं है। तो अगर लैटिन भाषा में लिखेंगे तो डेड लैंग्वेज है, कोई नया शब्द आने वाला नहीं है, जो था वही रहेगा। ठीक, दूसरी चीज, जो पहला वर्ड है वो मैंने अभी आपको बताया, वो जीनस बताता है, और जो सेकंड वर्ड है वो क्या बताता है बेटा जी, वो बताता है स्पेसिफिक एपिथेट। फिर अगर आप हैंड रिटन करते हैं किसी भी नाम को, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लिखना है मेंजीफेरा इंडिका तो मैं लिखूंगी मेंजीफेरा इंडिका, और अगर हैंड रिटन है तो मैं उनको ऐसा सेपरेटली अंडरलाइन करती हूँ हमेशा। ठीक है, अगर उसको प्रिंट करेंगे तो वो इटैलिक्स में होगा, अगर वो हैंड रिटन होगा तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। और वो जो इटैलिक्स के अंदर हम प्रिंटिंग कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो उसका लैटिन ओरिजिन को बता सके। तो एक चीज यहाँ पे थर्ड पॉइंट में प्रिंटेड इन इटैलिक्स लिखा हुआ है, और फर्स्ट पॉइंट में रिटन इन इटैलिक्स लिखा हुआ है। ये शायद लिखने में इशू हुआ है बेटा। जब भी हैंड रिटन होगा तो आप उसको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, जब भी आप प्रिंट कराओगे तो प्रिंटिंग हमेशा इटैलिक्स में होगी। तो ये एक शायद थोड़ा सा एक लूप होल काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। ठीक, जब भी आप लिखते हो, जो पहला वर्ड है दैट इज जीनस, उसका पहला लेटर शुड बी कैपिटल, और जो सेकंड वर्ड है दैट इज स्पीशीज, उसका पहला लेटर शुड बी स्मॉल। दीज आर सर्टेन रूल्स जो आपको फॉलो करने होते हैं। इसके अलावा एक और बात दे रखी है कि अगर कोई भी नाम किसी साइंटिस्ट ने दिया है तो उसका नाम पीछे एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे ये नाम मेंजीफेरा इंडिका लीनियस ने दिया था, तो इसको हम इटैलिक्स नहीं करेंगे, इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, इसको बस ऐसा एब्रीविएशन के फॉर्म में हम लोग पीछे लिख देते हैं। अंडरलाइन नहीं होगा बेटा जी, और ना ही इटैलिक्स के अंदर लिखा जाएगा। ठीक, अब ऑब्वियस सी बात है, मिलियंस ऑफ स्पीशीज है,
मिलियंस ऑफ मेंबर्स हैं, ठीक है? इन सबको क्या आप एक साथ में पढ़ पाओगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ चलो लो भाई सारे जानवरों को, सारे प्लांट को पढ़ने बैठ जाओ, क्या इनको एक साथ में पढ़ना पॉसिबल है? नहीं। आप खत्म हो जाएँगे पर आप इतनी सारी स्पीशीज़ के नंबर को नहीं पढ़ पाएँगे। तो हमको क्या करना पड़ा? उनको क्लासिफाई करना पड़ा। मतलब आप उनको सर्टेन ग्रुप में डाल दो। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मेरे को अगर बोले कि आप मेडिकल का हर बच्चा एक-एक बच्चे को अलग-अलग पढ़ाओ। तो यार बच्चे तो 100 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं और एक दिन के अंदर इतने घंटे होते नहीं है ऑब्वियस था, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या करा 50 बच्चों का या 100 बच्चों का एक बैच बना दिया और वो 100 बच्चों को या 50 बच्चों को हम एक साथ में पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा-सा ईज़ी हो गया। करेक्ट ना? तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ले लो, कुछ ईज़िली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ले लो और उनके बेसिस पे कुछ सर्टेन ग्रुप्स बना लो और वो ग्रुप्स में इनको डाल दो। फॉर एग्जांपल इस मेंटल लेवल का जो बंदा है वो इस बैच में जाएगा, इस मेंटल लेवल का बंदा इस बैच में जाएगा या फिर इस एज का बंदा इस क्लास में जाएगा, इस एज का बंदा इस क्लास में जाएगा। तो आपने एज को या फिर मेंटल लेवल को क्या ले लिया? एक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ले लिया। तो वैसे ही कुछ कैरेक्टर के हिसाब से आप इनको सर्टेन ग्रुप के अंदर क्लासिफाई करोगे एंड दैट इज योर क्लासिफिकेशन। ठीक। अब इस पूरे पैराग्राफ में थोड़ी बहुत गाथा दे रखी है, वो क्या दे रहा है? वो बोल रहा है कि अगर आपको मैं डॉग नाम लूँ तो आपके दिमाग में डॉग की पिक्चर आती है, अगर मैं कैट का नाम लूँ तो आपके दिमाग में कैट की पिक्चर आती है, अगर मैं एल्सेशियन की बात करूँ तो आपके दिमाग में एल्सेशियन इज अ डॉग, तो डॉग का नाम आएगा। ठीक। अगर मैं वीट बोलूँ तो आपके दिमाग में वीट की पिक्चर आती है, मैमल बोलूँ तो मैमल की पिक्चर आती है। इन्होंने बोला ये जितने भी मैंने बोले हैं, वीट, राइस, कैट, मैमल, एनिमल जो भी है, ये सारी कुछ कैटेगरीज है बेटा जी। ठीक है? और ये सारी कैटेगरीज़ जो है वो अलग-अलग लेवल पे होगी, अभी आपको समझ में आएगा कौन से लेवल की बात कर रही हूँ। इन सारी कैटेगरीज़ के लिए एक कॉमन टर्म दे रखा है एंड दैट इज़ टेक्सा। टेक्सा इज़ प्लूरल, टेक्सॉन इज़ सिंगुलर। ठीक है? तो ये सारे जितने भी नाम यहाँ पे लिए, ये सारे एक-एक टेक्सॉन को रिप्रेज़ेंट करते हैं, पर हो सकता है कि दे आर रिप्रेज़ेंटिंग द टेक्सॉन एट डिफरेंट लेवल्स, ऐसा हो सकता है। ठीक? अब हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी शब्द क्या है। टेक्सोनॉमी शब्द होता है कि कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को आप बेसिस बनाओ और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप अलग अलग टेक्सोन या अलग अलग ग्रुप के अंदर क्लासिफाई कर दो। व्हाट इज टेक्सोनॉमी? यू आर टेकिंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक एज योर बेसिस एंड फिर आप सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टेक्सोन के अंदर डिवाइड कर देते हो। ये शब्द हमको किसने दिया? एपीडी कैंडिले ने। ठीक है। अब टेक्सोनॉमी 2 तरीके की होती है बेटा जी। एक होती है क्लासिकल टेक्सोनॉमी पुरानी जिसको अल्फा या फिर प्रिमिटिव टेक्सोनॉमी बोलते हो और दूसरी होती है मॉडर्न टेक्सोनॉमी या फिर बीटा टेक्सोनॉमी। जो पुरानी टेक्सोनॉमी थी बेटा जी वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे बेस्ड थी कि कोई बंदा कैसा दिख रहा है। जो सेम दिखते हैं उनको एक ग्रुप के अंदर डाल दो, जो अलग दिखते हैं उनको दूसरे ग्रुप में डाल दो, ऐसा कुछ। फिर हमको लगा यार ये इतना सही नहीं है, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जांपल अगर तुम हाइट के बेसिस पे बच्चों को क्लासेस में डालने लग गए तो हो सकता है एक 12वीं के बच्चे की हाइट छोटी रह गई, अब तुम क्या उसको 5वीं क्लास के बच्चे के साथ डाल दोगे? नहीं ना, नॉट पॉसिबल, करेक्ट ना? तो आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी के हिसाब से कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो हमने फिर मॉडर्न टेक्सोनॉमी या बीटा टेक्सोनॉमी को क्लासिफाई करने के लिए यूज़ करा। इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हम यूज़ में लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो लेंगे ही, इंटरनल स्ट्रक्चर भी लेंगे कि अंदर से कोई कैसा है, उसके सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस की बात करेंगे कि वो बंदा डेवलप एग्जैक्टली हुआ कैसे है या फिर उसकी एम्ब्रियोलॉजी, वो एम्ब्रियो से लेके अंत तक बना कैसे है उसकी बात करेंगे और उसके इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे कि इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले कर रहा है, कैसे है, कौन सा रोल प्ले करने वाला है, किस लेवल पे बैठा है, वो सारी बातें। ठीक। ओके। अब टेक्सोनॉमी के 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है। 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं बेटा जी? एक होगा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and your classification. So there are 4 steps. Characterization is the first non-scientific step. Identification is the first scientific step. फिर nomenclature और फिर classification। मतलब पहले आप कैरेक्टर्स पता लगाएंगे नए ऑर्गेनिज्म के, फिर आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप उसका नामकरण कर देंगे, फिर आप उसको ग्रुप में डाल देंगे। सो दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ योर टेक्सोनॉमी। ठीक है। लेकिन टेक्सोनॉमी जो होती है ये तो हमने अभी करी, मतलब अभी करना शुरू करा है, आपने अभी बात करी, लेकिन पुराने समय में भी ये सब होता था। पुराने समय में ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी चीज को क्लासिफाई करते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस कि कोई भी चीज किस काम आ रही है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज खाने के काम में आ रही है, कोई चीज क्लोथिंग के काम में आ रही है, कोई चीज शेल्टर के काम में आ रही है, तो सबको काम के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया था। तो जो अर्ली क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द यूजेस कि कोई भी चीज किस काम में आ रही है। ठीक। अगला जो आता है टेक्सोनॉमी के बाद में जो ब्रांच आई दैट इज योर सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या बोलता है कि यार सिर्फ इन 4 चीजों से काम नहीं चलेगा,
कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, इसके अलावा भी हमको कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला इसके अंदर आप ईआर और जोड़ दो, दैट इज योर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे के साथ में कैसे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, क्या इनका एक दूसरे के साथ में कोई रिलेशनशिप है? होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो हम उसको भी कंटेक्स्ट के अंदर लेंगे। तो सिस्टमैटिक्स जो होता है उसमें पांचवा एक और स्टेप आ जाता है, एंड दैट इज और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसको आप फाइलोजेनी भी बोलते हो। ये बोलता है कि हमको ये तो पता लगाना पड़ेगा कि कोई बंदा किसी और दूसरे बंदे से रिलेटेड कैसे है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स होता है एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि आप ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सिस्टमैटिकली अरेंज कर दो बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये चीज लीनियस ने, ये जो लीनियस जो थे, उन्होंने सिस्टमा नेचुरा के अंदर तुम्हारा ये सिस्टमैटिक्स वगैरह को यूज किया था। ठीक, उन्होंने उनकी जो पब्लिकेशन था उसका नाम था तुम्हारा सिस्टमा नेचुरे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिस्टमा नेचुरे जो है वो टाइटल था लीनियस के पब्लिकेशन का, और उन्होंने उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स के नाम दिए थे। ठीक, ये हुई इसमें बात। तो ये हुई हमारी इन पैराग्राफ की बात। अब अगला हम आते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है, हमने आपको बोला अभी कि हम कुछ स्पेसिफिक टेक्सॉन के अंदर कैटेगराइज करेंगे, उसी को आप टेक्सोनॉमी बोलते हो। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग एक प्रॉपर हायरार्की बनी हुई है। ठीक है, तो एक प्रॉपर हायरार्की बनेगी और हर लेवल को आप टेक्सॉन ही बोलते हो। तो ये है टेक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसके अंदर बहुत सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर टेक्सॉन होता है। ठीक, अब ये जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स है, ठीक है, ये एग्जैक्टली है क्या? ये एक तो मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट है कि जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम हो उनको एक साथ में डाल देंगे। उसके अलावा ये एक बायोलॉजिकल एंटिटी भी है। बेटा जी, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगी, क्योंकि ये इग्नोर्ड लाइन है, हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन कभी ना कभी बन जाए। ठीक, सो जो भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो कौन कौन सी है, हम शुरू करते हैं किंगडम से। किंगडम के बाद में आता है फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये आपकी होती है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। मैं समझा रही हूँ क्या है। ठीक है, आपने पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 7 कैटेगरी के बेसिस पे डिवाइड कर दिया है, कि उसके बारे में हमको ये 7 चीजें पता होनी चाहिए। 7 चीजें क्या है? वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, उसका फाइलम या उसका डिवीजन क्या है। डिवीजन वर्ड हम प्लांट्स में यूज करते हैं, फाइलम हम लोग एनिमल्स में यूज करते हैं। फिर उसकी क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीशीज क्या है। ये सारी बातें हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा-सा ये इधर ना पहुँच के सीधा यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है? ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। मतलब सबसे पहले तुम्हारा स्पीशीज़ है। स्पीशीज़, अब ध्यान से सुनना। स्पीशीज़ है, बहुत सारी कॉमन रिलेटेड स्पीशीज़ को हम एक जीनस में डालते हैं। बहुत सारे कॉमनली रिलेटेड जीनस को हम एक फैमिली में डालते हैं। बहुत सारी कॉमनली रिलेटेड फैमिलीज़ को हम एक ऑर्डर में डालते हैं। बहुत सारे कॉमनली रिलेटेड ऑर्डर को हम लोग एक क्लास में डालते हैं। बहुत सारे रिलेटेड क्लास को हम एक फाइलम में डालते हैं, और बहुत सारे रिलेटेड फाइलम को हम एक किंगडम में डालते हैं। समझा? मतलब ग्रुप बन रहा है। स्पीशीज का ग्रुप जीनस, जीनस का ग्रुप फैमिली, फैमिली का ग्रुप ऑर्डर, ऑर्डर का ग्रुप क्लास, क्लास का ग्रुप फाइलम, फाइलम का ग्रुप किंगडम। ठीक, इसमें से एग्जैक्टली एनवायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट क्या करता है? देखो ये सारे तो ग्रुप है, एग्जिस्ट तो यही कर रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये है तुम्हारी रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बाकी सब तो इसी का ग्रुप है, इसके ग्रुप से ये, फिर इसके ग्रुप से ये। तो इसका मतलब ये रियल यूनिट है, ये है वो जो एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये आपकी लोएस्ट कैटेगरी है और ये आपकी हाईएस्ट कैटेगरी है। ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डाल रखा है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको बोलूं आप और मैं, फॉर एग्जाम्पल दो ह्यूमन बींग्स आपस में कैसे रिलेटेड है, ठीक है, तो आप बता दोगे कि हाँ भाई, 2 आँख है, 2 कान है, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, हेयर होता है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है? वो आप बता देंगे, ठीक? अगर मैं बोलूँ आप और मछली कैसे रिलेटेड है, तो आपके पास कुछ बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं आएगा। इसका मतलब जब आप कॉमनली स्पीशीज़ से बात करते, फॉर एग्जाम्पल 2 इंसान एक ही स्पीशीज़ के होमो सेपियंस सेपियंस, तो उनमें आपको कॉमन कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर या स्पेसिफिक कैरेक्टर बहुत सारे मिलेंगे। वहीं पे एक मछली जो है वो भी एनिमेलिया को बिलोंग करती है, हम भी एनिमेलिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है? और कुछ जनरल कैरेक्टर्स हमारे मैच कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर मैच नहीं करेंगे। तो जब भी आप स्पीशीज़ से ऊपर जाते हो, तो आपको जनरल कैरेक्टर्स ज़्यादा मिलते हैं। मतलब मैक्सिमम जनरल कैरेक्टर्स आपको ऊपर मिलेंगे और मैक्सिमम कॉमन, सिमिलर या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आपको नीचे मिलेंगे। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अगर मैं स्पीशीज़ से ऊपर किंगडम में जा रही हूँ, तो
कॉमन कैरेक्टर कम होंगे या ज्यादा होंगे? कॉमन कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन कैरेक्टर तो मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर मैं ये छोड़ के यहाँ गई तो कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? कम। अगर मैं ऊपर से नीचे आती हूँ तो कॉमन कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। करेक्ट। अब दूसरा, मैक्सिमम जनरल कैरेक्टर यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं नीचे से ऊपर जाती हूँ तो जनरल कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। अगर मैं ऊपर से नीचे आती हूँ तो जनरल कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज। इतना समझ में आया? इससे क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, एक एक करते हैं सारी बातें। सबसे पहले जो दे रखा है दैट इज स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? ये शब्द आपके दिया था जॉन रे ने। जॉन रे ने बोला जो भी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल होंगे वो सारे कॉमन स्पीशीज के होंगे। ठीक है। स्पीशीज जो है उसका एक कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट मायर ने भी दिया था, जिन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बोला वो सारे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और जो फर्टाइल बच्चा बना दे वो सारे कॉमन स्पीशीज के होंगे। ठीक। और स्पीशीज एग्जैक्टली है क्या? जिनके अंदर बहुत ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी मिलेगी ना, उनको आप एक ही स्पीशीज के अंदर डालेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पेंथेरा एक जीनस है। वो पेंथेरा जीनस के 3 स्पीशीज हो सकते हैं: पार्डस, लेपर्ड, लियो तुम्हारा लायन एंड टिग्रिस। ठीक है। तो ये तीनों स्पीशीज काफी रिलेटेड है, इसीलिए हमको उनने एक ही जीनस में डाल दिया, दैट इज पेंथेरा। वैसे ही ट्यूबरोसम, निग्रम और मेलेंजीना, ये तीनों स्पीशीज को हमने सेम जीनस में डाल दिया, दैट इज सोलेनम। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को हम एक ही जीनस के अंदर डाल देते हैं। तो एक जीनस के एक से ज्यादा स्पीशीज हो सकते हैं। इसके भी 3 है, इसके भी 3 है। करेक्ट। इतना समझा? ठीक। आगे, जीनस। अब जीनस क्या है? बहुत सारे रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप क्या है? जीनस। इनके अंदर थोड़े से आपको कैरेक्टर जो है वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा मिलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पटैटो और ब्रिंजल इनको सोलेनम में डाल दिया, लायन, लेपर्ड, टाइगर को पेंथेरा में डाल दिया, और जो छोटी कैट्स है उनको हमने फेलिस के अंदर डाल दिया। ठीक, ये जीनस है। फेलिस इज अ जीनस। फिर आती है आपकी फैमिली। फैमिली क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। फैमिली हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? यूजुअली हम लोग या तो वेजिटेटिव फीचर के हिसाब से, रूट, स्टेम, लीफ के हिसाब से प्लांट में, या फिर रिप्रोडक्टिव फीचर जैसे तुम्हारा स्टेमन हो गया, ये सारे इसके हिसाब से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ क्या दे रखा है? सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, ये तीनों काफी क्लोजली रिलेटेड है वेजिटेटिव फीचर के हिसाब से या रिप्रोडक्टिव फीचर के हिसाब से, तो इनको हमने कहाँ डाल दिया? सोलेनेसी में। वैसे पेंथेरा और फेलिस, पेंथेरा होती है बिग कैट्स की फैमिली, जीनस, बिग कैट का जीनस, और फेलिस जो होता है वो होता है स्मॉल कैट का जीनस। ठीक है। इन दोनों कैट को हमने एक ही फैमिली में डाल दिया, दैट इज योर कैट फैमिली फेलिडे। और कुत्तों को हमने डाल दिया दूसरी फैमिली में, दैट इज कैनिडे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका ऑर्डर। अब ऑर्डर के अंदर एग्जैक्टली है क्या? हमें पता है कि क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज ऐसे चलता है। ठीक है। तो ऑर्डर एग्जैक्टली है क्या? COFGS, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज जो होती है उनको आप एक ही ऑर्डर के अंदर डाल देते हो। ठीक है। ध्यान से सुनना। स्पीसीज, जीनस और फैमिली ये बेस्ड होते हैं नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स पे। वहीं पे ऑर्डर और उससे ऊपर की अब जितनी भी कैटेगरी की आप बात करोगे, ये बेस्ड होते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स पे, कि कितने ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 फैमिली है, सोलिनेसी एंड कॉन्वोल्वुलेसी। इन दोनों को हमने एक ही ऑर्डर में डाल दिया, एंड दैट इज पोलीमोनियस। किस पे बेस करके? उसके फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस करके। वहीं पे एक तुम्हारी कुत्तों वाली फैमिली और एक तुम्हारी बिल्लियों वाली फैमिली, इनको हमने डाल दिया एक ही ऑर्डर में, दैट इज योर कार्निवोरा। ठीक। फिर आएगा क्लास। हमने बहुत 2 ऑर्डर है, प्राइमेटा और कार्निवोरा। कार्निवोरा उन दोनों को एक ही क्लास में डाल दिया, मेमेलिया। ठीक। फिर तुम्हारा फाइलम आता है, किंगडम आते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये सारे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में आपने एग्जैक्टली किया क्या? आपने कुछ नहीं है, ग्रुपिज्म किया। स्पीसीज ग्रुप को इसमें, इसके ग्रुप को इसमें, इसके ग्रुप को इसमें, इसके इसके ऐसे। ठीक है। अब आपको इस पूरे में याद क्या करना है? पहले तो आपको ये सारी बातें याद करनी पड़ेगी कि कन्वोल्वुलेसी और सोलिनेसी को एक ऑर्डर में डाला है। फेलिडे, कैनिडे क्या है, दीज आर फैमिलीज, इनका ऑर्डर क्या है, ये सारा जो डेटा मैंने साइड में निकाल के रखा है वो आपको रटना पड़ेगा। ठीक है। तो इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये वहाँ यहाँ पे जो बात दे रखी है वो वही बात दे रखी है कि जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हो तो आपको कॉमन कैरेक्टर कम हो जाते हैं, और ऊपर से जब नीचे आते हो तो आपके कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं। फिर एक टेबल दे रखी है, ये टेबल पूरी आपको रटनी पड़ेगी कि किसका ऑर्डर का नाम क्या है, क्लास का नाम क्या है, ये सारी चीजें। टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो नई किताब से कट गया है, तो यू कैन स्किप दिस। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू। अगला जो वीडियो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।